बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर अटैक कर दिया। यानी दोहा जो है वो कतर का दारुल हुकूमत है और यहाँ पे आप जानते हैं सब जो लोग भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में, दोहा एक मरकज़ी हैसियत रखता है। यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से कनेक्शन लेके पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं। तो दोहा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तालिबान के जो मुज़ाकरात होते थे, उनके दफातर जो अफ़गान तालिबान के थे वो दोहा में मौजूद थे, जबकि अमेरिकन फ़ौज की जो बेसिस हैं वो भी दोहा में मौजूद हैं। अमेरिका ने तालिबान से जितने मुज़ाकरात किए वो दोहा में किए। आज से कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उसके जवाब में ईरान ने कुछ मिसाइल दागे थे जो दोहा पे दागे गए थे और वहाँ अमरीकी बेस के ऊपर दागे गए थे। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि ईरान ने पहले से कतर को खबरदार किया था और उन्हें बताया था कि हम ये करेंगे और हमें ये करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे अमेरिका हमारे मुल्क पर अटैक कर रहा है तो हमें वापस अमेरिकन को जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल अभी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर हमला किया। इसराइल का ये दावा है कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें उनका टारगेट हमास के लीडर्स थे। दोहा ने इसके ऊपर एक मजम्मती स्टेटमेंट जारी की है और जो कतर की हुकूमत है उनका ये कहना है कि इससे कतरियों की जान खतरे में हो सकती है और शहरियों के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की और वो कोई इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तक खामोशी है। मगर अरब ममालिक के अंदर अब ये तशवीश ज़रूर पैदा होगी कि इसराइल ने अब दीगर जो अरब ममालिक हैं, ख़ासतौर पे वो ममालिक जिनकी तेल की वजह से मईशत बड़ी तगड़ी है, या वो ममालिक जो पैसे वाले हैं, जो इवन अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला अपना एक पूरा दौरा किया था उसमें वो मशरिक़ वुस्ता गए थे, सऊदी अरब, यूएई, कतर, और इन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर अब जवाब देना पड़ेगा। देखना यह है कि अरब ममालिक इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। बहरहाल जो पहला रिएक्शन आया कतर की जानिब से वो इतना मजबूत रिएक्शन नहीं था। कतर की दोहा की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको एक ऐसा मुकाम समझा जाता है जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और सारे ग्रुप्स वहाँ पे आके बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसराइल की जानिब से एक ऐसी जगह पे अटैक, ये एक बड़ा इंतहाई कदम है। इसमें खलीलुल हया एक हमास के लीडर हैं, उनकी शहादत की इतला आ रही है। इसराइल जो है उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है मगरबी ममालिक की जानिब से भी। अभी स्पेन ने हाल ही में कुछ इकदाम किए हैं, कुछ सहूलियात जो उन्होंने दी हुई थी इसराइल को वो ख़त्म कर दी हैं। कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, बाकी ममालिक आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसकी आखिरी 10 दिनों में जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ पर इजलास है। बहुत सारे लोग आएंगे दुनिया भर के लीडर्स, और यहाँ अमेरिका दबाव डाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इरादे से बाज रहें। अब ये वो कर पाते हैं या नहीं, लेकिन मामला वहाँ जा रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में इसमें जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आ जाए फ्लड्स के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है नाज़रीन, एक नया सैलाबी अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बलूचिस्तान में बहुत बारिशें होने वाली हैं, तेज़ बारिशें होंगी। और NDMA के मुताबिक सखर, रोड़ी, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर और जामशुरू, ठट्टा, बदीन, सजावल, तरपारकर, उमरकोट, सांगड़, दादू, जैकबाबाद और बहुत सारे अजला में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। नशेबी इलाके जो है वो डूब जाएंगे, ये तवक्को का इजहार किया जा रहा है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो जनूब और मशरकी अजला हैं उनमें अगले 24 घंटों के दौरान बहुत मूसलाधार बारिश मुतवक्को है, जिसकी वजह से लसबेला, हब, खुसदार, अवारान, बारखान, सुई, सिपी, डेरा बुगटी, नसीराबाद, कोल्लू, कल्लात, योब, इन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। कोई सलमान के इलाके में जब बारिशें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट जनूबी पंजाब पे और सिंध में जाता है। इवन ये बहुत लंबा एक सिलसिला है, इसका इम्पैक्ट KP के भी कुछ एरियाज में जाता है। तो अब अगर ये बारिशें इस सैलाब के साथ होती हैं तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इंडिया से जो पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था उसकी मिकदार में अब कमी आना शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रुक गया है, इंडिया से दरियाओं में पानी लगातार आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसकी रफ्तार में और उसकी जो मिकदार है उसमें कमी होना शुरू हुई है। ये खुशाइन बात है। अगर ये पानी लगातार कम होता है तो पाकिस्तान के दरियाओं पर दबाव कम होगा और जो सैलाबी सूरत हाल है वो फिर नीचे की तरफ जाएगा पानी और बचत के इम्कान ज़्यादा है। जनूबी पंजाब से बड़े खौफनाक मनाजिर नाज़रीन आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सैलाब में जाँ बहक हो रहे हैं और मीडिया पाकिस्तान का ये दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया को ये लगता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर पाकिस्तान में अब दिखाई तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएगा, बहुत परेशान किया जाएगा। तो मीडिया ये दिखाने की बजाय
दिखा क्या रहा है ये, यानी कितनी तबाही हुई सैलाब में, कितने लोग वहाँ पे मारे गए, क्या सूरत हाल है, वो दिखाने की बजाय मीडिया दिखा रहा है कि अटियाला के बाहर जो है धक्का किसको लग गया तो थप्पड़ किसको पड़ गया। इन चीज़ों में मीडिया फंसा हुआ है। मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी बदकिस्मती से बहुत बुरी तरह तबाह कर चुका है। खानेवाल में भी नाजरीन गंदम तबाह हो गई है। बाकायदा विजुअल्स आए हैं, जो सरकारी गंदम है वो मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ मौजूद थी, अब जब बंद तोड़े जा रहे हैं तो पानी उन इलाकों में दाखिल हो रहा है, तो गंदम डूब रही है, वो तबाह हो रही है, और ये तबाही की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक बड़ा बहरान है आटे का और चीनी का, जिसका पाकिस्तानियों को आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में माफिया ने 300 अरब की दिहाड़ी लगाई है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, ये देखें। उन्होंने कहा पूरी कौम को यह सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया, और मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल लॉ में चोरों के लिए आम माफी का ऐलान है? इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली खुलकर कहते हैं कि यह मार्शल लॉ है। इमरान खान साहब की बहनें दोबारा गई आज अडियाला जेल। इमरान खान से मुलाकात का दिन था। वहां पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया। देखिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस अंदाज में सवाल किया जाता है, तस्दीक की जाती है, बदतमीजी की जाती है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। और दूसरी जानिब से अगर इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन किया जाता है, तो वो तरीक़ाकार भी गलत है। तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यह समझना चाहिए कि एक ट्रैप बिछाया जाता है जगह जगह उनके लिए, और उनके कारकुन जज्बाती होकर उस ट्रैप में आ जाते हैं। अब ये सबको नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज जो शेख आगा सरवर है वो बता रहे थे कि मैं तो बचा के इसको जर्नलिस्ट को साइड पे ले गया, जिसके बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस बात की तकलीफ है कि ये बहुत बदतमीजी करता है। वहां पे कहता है मैं उसको साइड पे ले गया तो एक बंदे ने आके मुझे धक्का देकर उसको छुड़ाया कि तुम क्यों इसको बचा रहे हो। और वो कहते हैं जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत ये प्लान करके आते हैं कि सारे मामले को खराब करना है। और जो अल्फाज और जो जुमले बताए हैं जर्नलिस्ट, मैं बात कर रहा था एक दो लोगों से, उन्होंने कहा जी बड़ी बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। यानी मरे हुए को क्या मारना, जाके ताकतवर हुक्मरान से सवाल करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करो, जैसे मैं करता था सवाल। जब इनका तोती बोलता था इस मुल्क में तो मैं इनके सामने खड़ा होकर सवाल करता था। 7 मरतबा तो इन्होंने मुझे मुअत्तल करवाया, नौकरियों से निकलवाया बार बार। पहले भी पुरानी बात है जब मैं रिपोर्टिंग करता था। तो ये कलमा हक अगर कहना है तो जालिम हुक्मरान के सामने कहना है। एक मजलूम बहन से जाकर आप क्या पूछते हैं? आज अलीमा खानम ने जवाब भी दिया जो सवाल उठाए जा रहे थे, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ है तो सबूत है मेरे खिलाफ लेकर आए आप, और हम तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हैं। अब अलीमा खानम वहां पहुंची तो उस्मान चौधरी और हसनैन रफीक साहब, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया ही कवरेज करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। तरीके इंसाफ को यह बात समझनी पड़ेगी कि उनकी कवरेज नहीं की जाती रेगुलर मीडिया की जानिब से। अगर रेगुलर मीडिया आता भी है अपने कैमरे लेकर, तो वो जो भी कवर करके ले जाते हैं वो उसमें से कोई कीड़ा निकालते हैं, कोई नेगेटिव चीज ढूंढते हैं और उसको टीवी पे चलाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव खबर या उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते हैं, या उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नहीं चलता पाकिस्तान के मीडिया पे। ये तो बिल्कुल एक क्लियर है और एक सच्चाई है, हम सब इसको जानते हैं। तो जब वो चला ही नहीं सकते तो वो आते क्यों है? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मीडिया को, जैसे आप इन्विटेशन देते हैं ना कि मीडिया आए और कवरेज करे, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहना ये चाहिए कि मीडिया ना आए और कवरेज ना करे। उसकी वजह यह है कि भाई जब वो आपने कवरेज करके भी नहीं चलानी तो फिर आपके आने का फायदा क्या? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो कवरेज है वो सारी डिजिटल मीडिया के लोग करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए से पूरे पाकिस्तान में उनकी आवाज पहुंचती है। डिजिटल मीडिया बताता है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर्स ने आज ये कहा वो कहा, और वो सारी चीजें होती हैं। अब उस्मान चौधरी और हसनैन रफीक साहब, ये दोनों, इन पे तशद्दुद भी किया, पुलिस ने इनका सामान भी छीन लिया। अब ये डिजिटल मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्या सहाफ़ी इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्या सहाफ़ती तंजीमें ये कहेंगी कि पुलिस ने इन पर टॉर्चर क्यों किया, इनका सामान और इनकी चीज़ें क्यों छीनी? बार बार पुलिस ने ज्यादती की है। मैं कल कुछ नाम लेना भूल गया था, समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकाला हुआ है, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम बंद किया हुआ है। इस पर कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन एहतजाज कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ है उसके हक में सहाफ़ी तंजीमें भी नहीं निकलती। मुझे जबरी तौर पे लापता किया, कौन निकल के क्या किया किसी ने? चंद एक जगहों पे मेरी अपनी फैमिली के लोग बताते कहते यार कुछ भी नहीं, लोग मीडिया तो तेरा खड़ा ही नहीं होता था। तो हम हर जगह जाते थे, हर जगह पे जाके हमने मीडिया के लिए आवाज़ उठाई है। शहीद अरशद शरीफ के लिए उन्होंने क्या किया मीडिया ने? हमारे जमील फारूकी साहब है, कितने अच्छे इंसान है वो। जमील फारूकी के साथ देखें क्या हरकत की इन्होंने। वो हंसता खेलता नौजवान है एक, उसको इतनी बदतमीजी की, उसको वहां पे कपड़े उतारे उसके, सारा कुछ, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई एहतजाज किया?
नहीं किया, बदकिस्मती है ना ये। तो जहां पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वहां पे तंजीमें भी इकट्ठी होकर एहतजाज कर देती हैं। थोड़ा सा तंजीमों को चाहिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी सहाफती बरादरी को इकट्ठा करें, वरना हम डिवाइड होते होते बहुत कमजोर हो जाएंगे। अलीमा खानम जो जेल के बाहर आई, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने मुतालबा किया कारकुनों ने कि अलकादर वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पर मुकर्रर करे, क्योंकि अलकादर में अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन उनकी रिहाई से पहले कोशिश की जाएगी कि तोशाखाना 2 के अंदर उनको सजा सुना दी जाए। फिर जब तक उसके अंदर रिहाई होगी तब तक कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ करके किसी और पंगे में इमरान खान साहब को 9 मई में या कहीं और डाल दिया जाए। असल में अलीमा खानम ने बताया कि मुझे जो अंडा मारा गया है ना, ये एक बदला लिया गया है, एक रद्द अमल है इस बात का कि जो मैंने एक ट्वीट बाहर पहुंचाई थी इमरान खान साहब की आसिम मुनीर के बारे में, जो बहुत सख्त ट्वीट थी, ये उसका रद्द अमल है कि इमरान खान ने मेरे से जो बातें की मैंने बाहर आके बता दी आसिम मुनीर के बारे में, और वो बातें एक ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब की डल गई और उस ट्वीट का बदला था ये अंडा जो मेरे से लिया गया है, ये अलीमा खानम साहबा ने कहा। और साथ ही जो है वो इमरान खान साहब की एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ मुलाकात के दिन नहीं बल्कि तारीख के दिन भी आया करें, क्योंकि इमरान खान साहब पर सख्तियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब नाज़रीन, सख्तियां एक तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया एक पैगाम दे रही है जो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, ना पाकिस्तान में आवाम को समझ आ रही है ना हुक्मरानों को समझ आ रही है। लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई तो फिर सबको लग पता जाएगा। नेपाल का वज़ीर आज़म केपी शर्मा जो है वो फारिग हो गया है, और हुआ क्यों? देखें, जो सिंपल खबर चल रही है ना वो ये चल रही है कि नेपाल में जनाब सोशल मीडिया बंद कर दिया गया और उसकी वजह से एहतजाज हुआ। एहतजाज के अंदर 19 लोग मारे गए और एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हुआ और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ने अटैक कर दिया हुकूमत के ऊपर। पुलिस और फौज बेबस हो गई और फिर वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो गया, वज़रा भी मुस्ताफ़ी हो गए। एक खबर ये दी जा रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें ना तो ये एक पैटर्न है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहां के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि ये क्या जुल्म हो रहा है। लोग करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जैसे आजकल पाकिस्तान में बोलते हैं। करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे नेपाल में, और हुकूमत के खिलाफ लोग जगह जगह पे इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते थे सोशल मीडिया के जरिए से। तो उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उन्होंने इसका हाल ये मिला जैसे पाकिस्तान में कर देते हैं कि सोशल मीडिया ही बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद किया तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे थे, यानी फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं ना। जो इतने अरसे का गुस्सा जमा हुआ था वो फिर लोगों का निकला। नौजवान जो थे ये वो नौजवान है जो 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के नौजवान, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग निकले और इन्होंने फिर तख्ता उलट दिया, तख्त उछाल दिया, इन्होंने सब तबाह कर दिया, ताज उछाल दिए, तख्त उल्टा दिए इन्होंने। और केपी शर्मा जो है ये भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नया नया आया था, ये भी वहां पे तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म है। 2015 से अब तक लगातार ये मुसल्लत है नेपाल में, और इसकी बड़ी ग्रिप थी, बड़ा तगड़ा था, फौज भी कंट्रोल करता था। और फिर जो वज़रा को कुट पड़ी है, वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पे मार पड़ी है, लोगों ने वहां पे इनकी तिजोरियां खोल के पैसे हवाओं में लुटा दिए, पार्लियामेंट को आग लगा दी है, वज़रा के घरों को आग लगा दी है कि भाई ये इस तरह के घरों में रहते, इतनी अयाशी। तो जो नेपाल की हुकूमत थी वो जितनी अयाशी वाली जिंदगी बसर कर रही थी, अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर सारा तख्ता उल्टा दिया है। अब ये जो है पाकिस्तान में कब होगा ये होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अवाम और हुक्मरान के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो अवाम एक दिन रद्द-ए-अमल देगी और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी। ये दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। लेकिन ना मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया, वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ें, सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली है, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। और ये सरकारी है, ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी, और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया, जरा ये देखें आप।
गुज़िश्ता 75 सालों में, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक, इमरान खान साहब के दौर तक 75 सालों में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा था वो 43,704 अरब था। 43,000 का कर्जा था जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक। और गुज़िश्ता 3.5 सालों में जो इन्होंने कर्जा लिया है वो अब पहुंच गया लगभग 78,000 अरब तक। यानी 43,000 से उठाकर 78,000 तक, लगभग जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में लिया पाकिस्तान ने। और उन 75 सालों में डेवलपमेंट्स आप देख लें, मंगला, तरबेला, मोटरवेज, बेशुमार मोटरवेज तो मुराद सईद बनाकर गया, सबसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट है। परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर, बहुत सारे बिजली बनाने के कारखाने, एयरपोर्ट्स, ट्रेनें, बेशुमार चीजें पाकिस्तान ने बनाई पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई मंसूबा बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई डैम बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया? नहीं आया। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा नया बड़ा मंसूबा आया हो जिसको हम कह सकें कि ये दुनिया के सामने हमने रखना है? तो नहीं हुआ। तो जिस दौर में बहुत काम हुआ उस दौर का सारा कर्जा 43,000 अरब, और जिस 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ उसका कर्जा 34,000 अरब। अंदाजा करें आप, इन्होंने कैसा चूना लगाया पाकिस्तान को कि जितना पैसा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में हमने लिया उतना पैसा इन्होंने 3.5 साल में ले लिया। और पिछली सारी तरक्की और प्रोजेक्ट आपके सामने, और उन्होंने उन 3.5 सालों में कख नहीं किया। ये पैसा गया कहां? इनसे सवाल पूछेंगे, इनका गिरबान पकड़ेंगे पाकिस्तानी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज नेपाली फंस गए, जैसे कल बांग्लादेशी फंस गए थे, जैसे अफगानिस्तान के हुक्मरान जुतियां छोड़ के भागे थे, जिस तरीके से श्रीलंका में वहां की एक रवायती सियासी खानदान और जमातों को लोगों ने पैरों तले रोन दिया था, इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ जो आखिरी महीना है ना, इसके अंदर इन्होंने 1,843 अरब का कर्जा लिया। मुझे बताएं क्या किया इन्होंने? सिर्फ एक जापान का दौरा हो गया, एक का चाइना का दौरा हो गया, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया। इनको सैर सपाटे के अलावा काम ही कोई नहीं। आर्मी चीफ को भी इसी काम पे लगा दिया इन्होंने। और अब ये सारा कुछ करने के बाद अमेरिका के साथ इन्होंने एक जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका एक मुआहदा कर लिया, और मुआहदा किया कि इसके जरिए NLC के जरिए भी फौज का एक इदारा है। अब ये बड़ी खुशियां बनाएंगे, सोना, तांबा, ज़खायर, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सारे अब हम अमेरिका को देंगे। हमने उनके साथ मुआहदा कर लिया, बहुत खुश हैं सारे कि जनाब कम से कम अमेरिका हमारा माई बाप तो बन गया ना। अब पता नहीं कैसे मुआहदा किया, उसकी तफसीलात क्या है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। जब आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये चीज़ें लगता है चाइना को पसंद नहीं आ रही। चाइना की जानिब से कभी इस तरह के सवाल किए नहीं गए, लेकिन अब चीन के एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर एहसन इकबाल की मौजूदगी में उनसे पूछा कि जनाब पैसा आपको दिया हुआ है, पैसा वहाँ पर मौजूद है, ये पैसा गया किधर? आपने काम क्यों नहीं किया? प्रोजेक्ट पे आपने कुछ भी नहीं किया शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पैसा है वहां पे, और वो खाते डाल दिया पिछली हुकूमत के। तो उसने बताया कि 3 साल पहले कि पैसा 3 साल से पड़ा है, और एहसन इकबाल साहब वहीं थे। यानी ये 3 साल पहले किसकी हुकूमत थी? आज इनको आए हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं, या इससे भी ज्यादा हो गया। तो इनके आने के बाद चीन ने जो पैसा दिया वो पैसा इन्होंने अल्ले तल्लों में उड़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हो गई है तबाह, आम आदमी का हो गया बेड़ा गर्क। अब ये मुल्क को सिर्फ चलाते हैं कर्जों से। ये कर्जा लेते हैं ना जिस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट करते ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का वहां मुंह उतर गया, और चाइना कभी इस तरह की बात करता नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे माफी मांगी उनसे, जो साहब ने ये सवाल किया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप हमें माफ कर दें, हम ये जरूर करेंगे। तो माफिया मांगता फिरता आपका वजीर आजम सिर्फ इसलिए कि वो नाकाम हो गया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मुल्क कर्जे ले लेके वो चला रहा है, और सिर्फ एक जिद है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, हमने बैठे रहना है। मुल्क की मईशत में कख नहीं बचा, कोई बंदा यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आज चाइनीज भी सवालात उठा रहे हैं, उसकी वजह 2 है। नंबर 1 वो ये देख रहे हैं कि जो पैसा जिस काम के लिए लेते हैं उस काम पे खर्च करने की बजाय ये उड़ा देते हैं पैसा, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। दूसरा वो इसलिए सवाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब लाइयां किथे थे, निभाइयां किथे? यानी पैसे तुम हमसे ले रहे हो, मुआहदे तुम अमेरिका के साथ कर रहे हो, पैसा हमसे लेते हो, अपने कीमती मिनरल्स तुम बेचते हो अमेरिका को। तो ये चीन को दुखेगा तो सही, उसने पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की है, तो सवालात तो अब चीन की जानिब से होंगे। नाज़रीन, फ्लड्स में जो नुकसान हुआ है, किसान बोर्ड के मुताबिक 13 लाख एकड़ फसलों पर 500 अरब रुपए का नुकसान किसानों का हुआ है। अब इस वक्त जो नई इतला आ रही है वो 18 लाख एकड़ तक नुकसान पहुंच गया, और मजीद फसलें पानी के नीचे जा रही हैं। अब अगर ये नुकसान मजीद बढ़ता है तो जानवरों का नुकसान अलग है, मशीनों का अलग है, तो ये तो किसान की रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ के रख दी है। और कई लोगों ने अपने इलाके और अपनी फैक्ट्रियां और अपनी जागीरें बचाने के लिए आम किसानों को और गरीबों की बस्तियों को डबो दिया है। लोग बेयारो मददगार हैं, पूछने वाले ही कोई नहीं है।
अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।